जो बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि वी ऑलवेज ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, वो हम बड़े उसके साथ जितना भी हम बता सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो है वो इसके क्या कहते हैं एक्सेसिबल लिंक्स हैं, कितने ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्योंकि हम जो है वो एक साथ 2 काम कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला काम जो है वो हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं और जो स्पेसिफिकली जो हमारी एक मार्केटिंग टीम है जो आगे इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही है, तो वो सब के सब जो है वो इस एक तरीके के साथ यहाँ पर जो पूरा प्रोजेक्ट का वो है सिनेरियो और उसके अंदर उससे रिलेटेड जितनी भी क्या कहते हैं जितनी भी चीज़ें हैं, वो आगे लेके चल रहे हैं और उसके अंदर सबसे जो बड़ा एलिमेंट आता है, वो आता है कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें आपका पहले तो है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना और उसके बाद ये पूरे इकोसिस्टम के बारे में बताना। तो ये जो चीज़ें आती हैं, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं ऐसे जो एजुकेट कर सकें और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं उनको बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट करता हूँ कि वो ये जो कन्वेंशनल वर्ल्ड है एज़ वेल एज़ जो ट्रेडिशनल वर्ल्ड कहलाता है और ये जो इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशंस का वर्ल्ड है, उन सबको वो एक साथ लेकर चल रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे जो हमारी एक टीम है जिसको मैं इनिशिएट करना चाहूँगा इनिशियली कि उन्होंने बहुत इस पे वर्किंग करी है और उसको जो हमारी जय हो टीम है जिसको हमारे परमिंदर मिश्रा जी लीड करते हैं और इस वक़्त वो वेस्ट बंगाल में हैं। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने कुछ अपनी पिक्चर्स शेयर करी थी। तो और विद वुमेन एम्पावरमेंट तो व्हिच इज़ वेरी गुड एक्चुअली द साइन। बट द पॉइंट इज़ जो एजुकेशन लेके वो चल रहे हैं और जो जिस तरीके से वो एजुकेट कर रहे हैं, डिफरेंट रीजन्स में जाके कर रहे हैं और उनके साथ बाकी की जो पूरी टीम है और जो लीडर्स हैं, मैं उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट एप्रिशिएट करता हूँ कि वो जो है वो इस एक्चुअली ये एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव इसलिए है कि इसमें एक एजुकेशन और अवेयरनेस है और एजुकेशन और अवेयरनेस ही इज़ द की कि आप जो है वो इन सारी चीज़ों को स्पेसिफिकली एक तो पूरा आईपीओ के बारे में एजुकेट कर रहे हैं और उसके अलावा एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या डिजिटल एसेट्स के जो प्रोजेक्ट हो सकते हैं या जो उनके बारे में चीज़ें हो सकती हैं, उनके उनको उनको वो कर रहे हैं क्या कहते हैं एजुकेट कर रहे हैं और अवेयर करवा रहे हैं। तो ये था जो जो एक पहला फ़ेज़ था। सेकंड फ़ेज़ जो है जो जो कुछ क्यूरीज़ आई थी उसमें जो एक क्यूरी ये थी कि प्री आईपीओ फ़ेज़ में क्योंकि हमने अभी डिविडेंड की पिच भी देखी और आखिर में डिविडेंड भी डिस्कस हुआ कि प्री आईपीओ फ़ेज़ में जब तक फ्लोर पे आईपीओ नहीं आता है, तो प्री आईपीओ फ़ेज़ में डिविडेंड दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पर एक क्योंकि हमारी जो टीम है स्पेसिफ़िकली जो हमारी मार्केटिंग टीम है, तो उन सबको जो है वो ये पता होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर कोई भी ऐसी टेक्निकल क्यूरी हो या फाइनेंशियल क्यूरी हो या फंडामेंटल क्यूरी हो, तो हमारे पास वी शुड हैव एन आंसर। तो हम जो है वो इसमें यहाँ पे लाइव दिखा के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है वो इसको करा जा सकता है। ये एसईसी का डॉक्यूमेंट है, ऑनलाइन लिंक पे ही मैंने खोला हुआ है, इन्वेस्टिंग इन एन आईपीओ। इसके पेज नंबर 3 पे अगर आप देखेंगे, तो इसमें एक डिविडेंड पॉलिसी है। तो डिविडेंड पॉलिसी क्या है कि डिविडेंड पॉलिसी डिस्क्राइब्स द कंपनीज हिस्ट्री of paying and possibly its plan to pay dividends to shareholders। ठीक है? यानी जब आप फाइल करने जाते हैं यानी एस-1 फाइलिंग करने जाते हैं अपने क्या कहते हैं प्रोजेक्ट की जो एफ-1 फॉर्म आप सबमिट करते हैं एसईसी के साथ, ये सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन जो यूएस का है उसका ये डॉक्यूमेंट है। तो जब आप वो फाइल करते हैं तो उसमें आपको यू हैव टू डिस्क्राइब द कंपनीज़ हिस्ट्री ऑफ पेइंग दिस डिविडेंड। ठीक है? जो भी डिविडेंड पॉलिसी आपने बनाई थी, ठीक है? एंड पॉसिबली इट्स प्लान यानी अगर आपने फ्यूचर में भी देना है तो वो भी सबमिट करना पड़ता है कि आप डिविडेंड्स शेयर होल्डर्स को कैसे और कितना पे करेंगे और क्या-क्या चीज़ें जो है वो उसका पार्ट होंगी, जो विद रिस्पेक्ट टू द एसेट वैल्यूएशन बनेगी। तो इसमें जो टैगलाइन है वो ये है डिस्क्राइब द कंपनीज़ हिस्ट्री ऑफ पेइंग। तो ये एक टैगलाइन है, ये मैंने लाइव ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये हमें सबमिट करना पड़ेगा। तो प्री आईपीओ फेज़ में बिफोर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन ये पॉसिबल है एंड इज़ द पार्ट ऑफ देयर द लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो सबमिट की जाएगी और जितना भी प्री आईपीओ डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो भी आप बिफोर फाइलिंग एन आईपीओ
सबमिट करेंगे विद द ट्रैक रिकॉर्ड विद ईच एंड एवरीबॉडीज केवाईसी कि किसको कितना क्या-क्या दिया गया है। और इससे रिलेटेड कुछ हम और जो है वो फर्दर लाइव एनवायरनमेंट में शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि अ, ये एक दूसरी साइड से मैं बता रहा हूँ, जो वो है पर्सनलाइज़्ड साइट है। इट डिस्क्राइब्स द डिविडेंड्स पॉलिसी, जो डिविडेंड्स को बताती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाय द टाइम दैट हैपेंस द शेयर्स प्राइसेस वुड हैव ऑलरेडी गॉन अप। सो व्हाइल दोज़ दैट इन्वेस्टेड इन द टेक स्टार्टअप प्री आईपीओ स्टेज आर ऑलरेडी अर्निंग डिविडेंड्स, यू आर जस्ट स्टार्टिंग। तो यानी कि ये भी वो यही बताया जा रहा है कि प्री आईपीओ में जो है वो एक डिविडेंड की वैल्यू, जो कि अभी हमारे जय जी ने भी डिस्कस किया था, जो शेयर वैल्यू अभी से थोड़े दिन पहले तक 10 सेंट थी, वो एक 20 सेंट की तरफ जा रही है। तो इसका वैल्यू एप्रिसिएशन, जो उन्होंने 10 सेंट की इन्वेस्टमेंट करी थी, वो अब 20 सेंट पे आ गए हैं और ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ती जाएगी। बाय द टाइम वी आर गोइंग टू को-डेवलप अवर दिस इकोसिस्टम, जो कि ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम है। तो ये जो प्री आईपीओ में अब डिविडेंड दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, पहले बाय लीगली मैंने बता दिया आपको एसईसी के डॉक्यूमेंट से, और उसके बाद जो है वो मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी दे दी है, जो यहाँ पे बताया गया है। और ये जो है वो क्या कहते हैं, वन ऑफ द टॉप ब्रोकर्स हैं और जिन्होंने जो है वो एक्सप्लेनेशन दी है। और किसने दिया है अभी तक, वो उसकी भी एग्जांपल यहाँ पे सामने नज़र आ रही है। और बैट्स ने कितना जो है वो प्री आईपीओ में, यानी बिफोर फाइलिंग एन आईपीओ, उन्होंने कितना डिविडेंड दिया था और क्या दिया था, जो 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 क्या कहते हैं एसईसी ने या रेगुलेटर्स ने उनसे माँगा था। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। आल्सो इन द फाइलिंग Also in the filing, जब वो फाइलिंग करने जा रहे थे, the board of BATS has given the green light to $100 million dividend the day before its IPO। यानी बिफोर इट्स आईपीओ फाइलिंग उन्होंने $100 million का डिविडेंड जो है वो प्री आईपीओ फेज के जितने भी शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स थे या कंट्रीब्यूटर्स थे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इट इज पॉसिबल, इट इज लीगल कि, और ये फ्रेमवर्क तय हुआ है कि डिविडेंड पॉलिसी में प्री आईपीओ फेज में आप जो है वो डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दिस वाज़ लाइक अ लिटिल बिट सेशन अबाउट कि हम जो है वो डिविडेंड सिर्फ आईपीओ के बाद ही फ्लोर पे जाने के बाद कर सकते हैं, प्री आईपीओ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये प्री आईपीओ में इट इज़ पॉसिबल, और ये विद एग्जांपल्स हमने यहाँ पे शेयर किया। तो ये एक टेक्निकल क्यूरी थी, और जो है या फाइनेंशियल क्यूरी भी कह सकते हैं, तो इसको हमने सॉर्ट आउट किया है। और इसके बाद जो है वो हम दूसरे, जो हमारी सबसे ज़्यादा इस वक़्त क्यूरीज़ आई हैं, वो है बीइंग एन एम्बेसडर टू द न्यू इकोसिस्टम जो है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एज़ अ एम्बेसडर रोल जो है वो कर रहा हूँ। और वो उससे पहले हम ये बताएँगे कि इससे पहले जब हमने, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमने दिखाई भी हैं और बहुत ज़्यादा दिखाई हैं, और उसमें हमने एनडीएस भी दिखाए हैं अपने, और उसमें जो है वो क्या कहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं वो भी दिखाए हैं। और उसमें कंसेंसस के प्रोग्राम के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उनको लाइव एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ब्लॉकचेन की बाय इटसेल्फ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, और हमारा प्रोजेक्ट ही ब्लॉकचेन का है, तो उसमें हमने सारी चीज़ें अपने प्रीवियस टेक्निकल सेशंस में हम लोग दिखा चुके हैं, ठीक है? तो इसी से रिलेटेड जो है वो सबसे पहले जो 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आई रिपीट दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। कोई किसी भी मैटर में ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये हमने एक टेक्निकल सेशन करा था, और यहाँ पे शायद आपको डेट भी एक नज़र आ रही होगी, व्हिच वाज़ सितंबर 1, 2020, ठीक है? ये स्केल का के बारे में हमने बताया था, ठीक है? स्केल जो है वो किस तरीके से काम करेगा और क्या-क्या प्रॉब्लम्स वो सॉर्ट आउट कर रहा है, और उसके अंदर जो है 5 मेजर प्रॉब्लम्स भी हमने बताई थी, जिसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, नेटवर्क कंजेशन को वो सॉर्ट आउट कर रहा था, क्योंकि वो साइड चेन का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे थे, ठीक है? और इसके अलावा जो है वो ये लेयर 2 थी, जो लग रही थी, और इथेरियम की एक्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के साथ। इसके अलावा जो है वो थ्रूपुट ज़्यादा हो रहा था, स्पीड बढ़ रही थी। तो दीज़ वर फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स स्केल वाज़ ट्राइंग टू सॉल्व। तो इसके अंदर उन्होंने अपना एक एसक्यूएल का टोकन निकाला था, कुछ पार्टनरशिप थी, तो इसके बारे में हमने पूरा टेक्निकल सेशन किया था। ये डेट जो है वो सितंबर 1, 2020 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सितंबर 1, 2020 में हमने इनिशिएट किया था स्केल का प्रोसेस, उससे थोड़े दिन पहले कंसेंसस के साथ, ठीक है? और उसके बारे में हमने टेक्निकल सेशन भी अपना लाइव एनवायरनमेंट में दिखाया था। इसके बाद जो है वो हम गए थे, और हमने जो है वो अक्टूबर 1, यानी इसके एग्ज़ैक्टली 1 महीने के बाद, अक्टूबर 1, 2020 में पहला ई-पॉच वैलिडेट हुआ था स्केल का, जो टेक्निकली आया था, और उसकी भी हमने पूरी चीज़, हर चीज़ जो है वो शेयर करी थी। यानी इसके भी 1 महीने के बाद।
उस वक़्त की वैल्यू जो थी वो स्केल की 3 सेंट की थी और स्केल की वैल्यू जो है वो 3 सेंट की थी और इसके बारे में हमने सारी चीज़ें बताई थी और ये उस वक़्त भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं कि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, ठीक है? और ये जो है वो स्केल की वैल्यू अभी अब तो ख़ैर ओवरऑल पूरी मार्केट ऊपर-नीचे चल रही है, तो ये 27 सेंट पे है। तो 3 सेंट से ऑल द वे अप कहाँ तक गया था स्केल ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, डॉलर 22 यानी $1.22 तक गया था, व्हिच इज़ अप्रॉक्सिमेटली अगर हम यहाँ से नोट करें तो फ्रॉम 3 सेंट टू $22 इट इज़ 40x अगर किसी ने $1 उस वक़्त इसमें किया था, ओवरऑल इसकी टेक्निकल एप्लीकेशन और टेक्निकल जो वो थी क्या कहते हैं फंडामेंटल्स या टेक्निकल वो जो जिसको कहना चाहिए बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा थे और हमने इसी पे ही टेक्निकल सेशन किया था। हमने कोई जो है वो नई चीज़ बताई थी कि मतलब कोई वैल्यू प्रोपोज़िशन क्या बनेगी। तो प्रोजेक्ट या इकोसिस्टम क्या चीज़ सॉल्व कर रहा था वो हमने बताया था। लेयर 2 सॉल्यूशंस की अब डिमांड है, मैच्योरिटी लेवल हाई हो गया है और थ्रूपुट जो है उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसी पे जो है वो दूसरे भी प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, स्केल भी काम कर रहा था। तो फ्रॉम 3 सेंट टू $22 व्हिच वाज़ अ वेरी बिग वैल्यू प्रोपोज़िशन अप टू 40x जिसने $1 की इन्वेस्टमेंट करी थी वो $40 हो गया, जिसने $100 की थी $4000 हो गया। तो ये स्टिल अभी जो है वो मैं दोबारा रिपीट करूँगा ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सेम सिनेरियो हमने इथेरियम 1.0 से जो 2.0 के लिए हमने पूरा जो है वो एनडीए साइन किया था कंसेंसस के साथ और उसको शो भी किया था, ठीक है? और इथेरियम 1.0 का जो हमने जब प्रोग्राम किया था हमारे डीफाई वाले जो चैनल है उसमें, तो उसमें ये बताया गया था कि इथेरियम 1.0 से 2.0 इज़ फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक एनवायरनमेंट। जो प्रूफ ऑफ वर्क में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं माइनिंग मैनिपुलेशन हो रही हैं और पूरा जो का पूरा जो है वो एक वो बनता जा रहा है मैनिपुलेट किया जा रहा है और मोनोपोलाइज़ किया जा रहा है सिचुएशन को, तो वो अब स्टेकिंग की तरफ जा रहा है। तो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के वक़्त इथेरियम की वैल्यू 300 और $400 के बीच में थी और वो अप टू $4200 तक गई, ठीक है? तो ये भी एक था क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक में डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो व्हिच वाज़ 10x फ्रॉम $400 टू $4200 तो 10x ये भी हो गया। स्टिल इट्स नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइस। द पॉइंट इज़ कि हमारा टेक्निकल या फिर फंडामेंटल या फिर एक नेक्स्ट लेयर या अब जो मैच्योरिटी लेवल होता जा रहा है उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेम सिनेरियो अभी और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बीइंग एन एम्बेसडर या बीइंग एन एडवाइजर या कोर टीम मेंबर फॉर स्पेसिफिकली फॉर मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया रीजन जो है उन्होंने जो है वो जेडएक्सी के थ्रू मुझे भी अप्रोच किया हुआ है कोई पर्सनल लेवल पर भी है और कुछ जो है वो बिजनेस लेवल पे है तो जेडएक्सी इकोसिस्टम का अगर कोई भी फर्द यानी कि मैं फर्द में ये इंडिविजुअल में ये भी बात करूंगा जैसे मैंने अभी एक टीम की एग्जांपल दी कि जय हो की टीम है या मिश्रा जी हैं या हमारे यहाँ पे नवीन शर्मा जी हैं या हमारे अभय जी हैं, तो इस तरह के और दूसरे जो भी लीडर्स हैं, अगर ये लोग मतलब एक अच्छा जो प्रोजेक्ट है और उनको एज़ एन एम्बेसडर लेकर आता है, एक एग्जांपल है, जिसमें वो अपनी फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देते हैं, तो इससे पूरे जो एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसका वो एक अच्छा ऑपरेशनल टीम का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इस तरह का पार्ट बने हुए, तो उसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि ये यानी कि उनकी जो नॉलेज है या उनकी जो क्या कहते हैं मार्केटिंग स्किल्स हैं या जो भी उनके ऑपरेशनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनको एप्रिशिएट किया जा रहा है। तो जो नया जो प्रोजेक्ट है और जो दूसरे आने वाले हैं हम उनको भी अनाउंस करेंगे और होपफुली विद इन अ वीक और सो बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हम लोग पार्ट बनने जा रहे हैं, ठीक है? और बीइंग लाइक एम्बेसडर या एडवाइजर वो भी हम अनाउंस करेंगे ग्रेजुअली जैसे होता है। तो अभी जो प्रोजेक्ट है वो है हमारे जो जिसमें एज़ एन एम्बेसडर हायर किया गया है, तो इसके बारे में क्या और कैसे हायर किया गया है, वो तो ऑलरेडी हमारा लास्ट वीक जो सेशन हुआ था उसमें हमने बता दिया था। तो वेग फाइनेंस है और ये प्रोजेक्ट जो है वो इसके अंदर हम यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका ये सॉरी ये वेबसाइट में 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। तो ये वेग फाइनेंस है और ये एक्चुअली वैक्सीन फाइनेंस इसका नाम है और ये वैक है और इसकी जो टीम है इससे मेरी जो इंटरैक्शन है वो 2019 में हुई थी और हम एक कॉन्फ्रेंस में ही मिले थे और ये इसके पीछे जो है यूरो एशिया एक्चुअली यूरो एशिया इसका मतलब है यूरोप एंड एशिया के जो टॉप 3 वो हैं वन ऑफ द टॉप 3 कहना चाहिए फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन्स की जो वो है रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं और उ उसमें ना सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ हैं, बल्कि इसके अलावा जो है वो उनका एक बहुत ही बड़ा सप्लाई चेन का भी मेडिसिन से रिलेटेड है और मोर देन 120 कंट्रीज़ में उनकी सप्लाई है। तो वो मिले थे
क्योंकि कन्वेंशनल वर्ल्ड और जो हमारा क्रिप्टो का वर्ल्ड है उसमें थोड़ा-सा बीच में रेगुलेशंस और नेम सेक का बड़ा इश्यू आता है। तो इसलिए जो है वो ग्रेजुअली उन्होंने उस वक़्त जो तो स्टार्ट नहीं किया था और उस वक़्त जो है वो ज़ाहिर-सी बात है मार्केट भी नीचे जा रही थी। तो फॉर द लास्ट 3 मंथ्स वो कुछ जो है वो कोशिश कर रहे थे और अभी 2 वीक्स अगो जो है वो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था और हमारा बाकायदा एक अच्छा जो है वो ज़ूम से के थ्रू जो है क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स थे उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ है और वो बाकायदा पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ है और क्या-क्या प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं ये भी डिस्कशन हुआ है। तो उसमें जो है वो हमारा स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है कोविड-19 की वजह से एक्सेसिबिलिटी टू द वैक्सीन्स और एक्सेसिबिलिटी टू द मेडिसिन्स। तो उससे रिलेटेड जो है वो हमने एक बहुत ही अच्छा और डिटेल फेयर डिस्कशन किया था और इसका मकसद क्या है इस प्रोजेक्ट का वो सिर्फ मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है? नाम जो है वो ग्रेजुअली बाद में आते जाएँगे, नाम में इस वक़्त कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि ये बेसिकली एक डाओ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गनाइज़ेशन का है और इसके पीछे एक अच्छा क्रिप्टो का भी नाम है, जो अभी हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है और ये एनडीए साइन हुए हैं। तो इस वजह से जो है वो अभी हम नहीं बता सकते। अब इससे पहले तो मैं बता देता हूँ प्रोजेक्ट क्या है और उससे के बाद ज़ेडएक्सी को या हम लोगों को इससे फ़ायदा क्या है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा सिंपल सा है, इससे रिलेटेड जितने भी जो जो भी फंडिंग आएगी या इससे रिलेटेड जितना भी एक वही काम जो हम कर रहे हैं इस वक़्त एक्चुअली अगर देखा जाए इंटीग्रेशन ऑफ बोथ वर्ल्ड्स के कन्वेंशनल वर्ल्ड को और हमारा ये जो क्या कहते हैं क्रिप्टो का वर्ल्ड है उसको हम कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कंबाइन करके इंटीग्रेट करके एक जगह पे उसका आईपीओ लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है, कन्वेंशनल वर्ल्ड में दे आर मास्टर्स एंड दे आर वन ऑफ द टाइकून्स अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा और अब इस वर्ल्ड में उन्होंने थोड़ा-सा जो है वो अपना क्या कहते हैं इंटरेस्ट शो किया है और शुरू किया है बिकॉज़ इट इज़ नाउ 1.5 ट्रिलियन डॉलर प्लस मार्केट स्टिल एट दिस मोमेंट 1.6 ट्रिलियन डॉलर के पास की मार्केट है। तो इसमें से जो है वो कुछ शेयर इस तरफ भी अगर चला जाता है जो कि इसमें एक बिज़नेस प्रपोज़ल भी है जो कि कमर्शियल एंगल भी है प्लस कि इससे हम करने क्या जा रहे हैं, इससे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने जा रहे हैं डिफरेंट नेशंस में, स्पेसिफिकली उसमें साउथ एशियन और अफ्रीकन नेशंस हैं, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी टू द मेडिसिन्स, एक्सेसिबिलिटी टू द फार्मास्यूटिकल्स या वैक्सीन्स इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है और इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारी अफ्रीकन नेशंस ऐसी हैं, जहाँ पे कोविड-19 की जो वैक्सीन है, जो वैक्सिनेशन चल रही है ड्राइव, स्पेसिफिकली यहाँ पे जो हमारे लोग हैं साउथ एशिया रीजन से जैसे इंडिया हुआ या पाकिस्तान हुआ, वहाँ पे तो कुछ वैक्सीन फिर भी पहुँच गई हैं, मगर कुछ कंट्रीज़ अफ्रीका में ऐसी भी हैं, जहाँ पे 2025 तक शायद वैक्सीन ना पहुँच सके। क्यों? क्योंकि वो एक तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हैं वैक्सीन्स को और दूसरा ये है अफ़ोर्ड ना करने की वजह से उनके यहाँ हो सकता है कि ज़्यादा वो हो जाए, क्या कहते हैं, स्प्रेड हो जाए वायरस, मगर ये है कि स्टिल इट इज़ कंट्रोलेबल मगर जो द पॉइंट है कि 2025 तक जो चैरिटी या गैवी का जो सिस्टम है वैक्सीन्स का, जो कोवैक्स प्रोग्राम है, जिसमें फ्री वैक्सीन्स अवेलेबल की जा रही हैं मार्केट्स में और डिफरेंट नेशंस में, वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो होपफुली बाय 2024 व्हिच इज़ स्टिल नाउ 2 टू 3 इयर्स। तो इसको हमने एलिमिनेट करने की कोशिश करी है। इसमें 2 सेगमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके थ्रू एक तो ये है कि एक्सेसिबिलिटी टू द वैक्सीन्स और ये सिर्फ़ कोविड-19 की नहीं है, इसके अलावा जितने भी लाइफ सेविंग जो वैक्सिनेशंस चाहिए होती हैं, वो उसके लिए को-डेवलप प्रोग्राम है लोकल बेस, यानी कि वहीं पे जो है वो आर-एन-डी की जाएगी और उसी नेशन में जो है वो एक फार्मास्यूटिकल पूरा का पूरा प्लांट लगाया जाएगा, इससे रिलेटेड आया वो मेडिसिन हो या वैक्सीन हो। और दूसरा जो है, वो है लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर जो है वो हमारी आ जाती हैं एंटी कैंसर, ठीक है? और लाइफ सेविंग ड्रग्स में इस वक़्त रेयर डिज़ीज़ आ जाते हैं वो जो मेडिसिन्स हैं, उनको भी को-डेवलप प्रोग्राम के ज़रिए वहीं पे लोकली मेड कराना। तो इसके लिए अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा और वहीं पे जो है वो आपकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ द प्रोजेक्ट और इसी वजह से जो है वो इन्होंने मुझसे नाम माँगा था, मैंने अपना नाम भी दिया है और अभी जो है फिलहाल जो है इनिशिएट नहीं किया है इतना ज़्यादा काम, मगर बैक एंड पर जो है एक हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट है, फार्मास्यूटिकल का प्रोजेक्ट है और एक मेडिसिन का प्रोजेक्ट है। इन 3 प्रोजेक्ट्स पे बैक एंड पे काम हो रहा है और होपफुली हो सकता है कि
नेक्स्ट फ्यू डेज में एक बड़ी अनाउंसमेंट वैक फाइनेंस के थ्रू आ जाए और वैक फाइनेंस जो है वो पार्ट बन जाए, आइदर वो टेलीमेडिसिन का भी हो सकता है और या फिर जो है वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का भी हो सकता है और या फिर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का भी हो सकता है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल और इसके लिए अब इसकी यूटिलाइजेशन जो क्रिप्टो वर्ल्ड में है वो सिर्फ यही है कि ये भी एक बड़ा अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे ह्यूमैनिटी प्लस कमर्शियल एंगल इन्वॉल्व है, तो इस वजह से बहुत सारे काम हो सकते हैं। सिर्फ मार्केट का अगर सिनेरियो देखा जाए तो मैं यहाँ पे स्टैटिस्टा की साइट खोल के आपको दिखा रहा हूँ। मार्केट सिनेरियो जो सिर्फ फार्मास्यूटिकल का है वो 1.27 ट्रिलियन डॉलर का है इस वक्त ऑल ग्लोबली। इसका जो है इस चंक के साथ इनके पास तो ऑलरेडी एक अच्छा शेयर है, मगर इस चंक के साथ अगर हम जाते हैं और इस 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं तो इसका अगर 1% भी हो जाता है तो दैट इज 1.27 बिलियन डॉलर और मे बी मोर देन दैट। ठीक है, बाकी जो है वो ऑन्कोलॉजिक्स की आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जो ऑन्कोलॉजी की होती है, ऑन्कोलॉजी एंटी कैंसर ही है, उसकी अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन डॉलर की मार्केट है और इसका भी वही 1% जो 1 बिलियन डॉलर बनता है उसका शेयर उन्होंने कोशिश करनी है कि ये हो जाए। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन का पॉइंट है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू होने क्या जा रहा है, इसमें से हटा भी देते हैं और जो मैंने एग्जांपल दिए हैं उनको देखते हुए और जो इस वक्त पेंडेमिक की सिचुएशन पीछे गुजर चुकी है उसको देखते हुए, अगर यही फैसिलिटीज नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स में, या चलें ठीक है थोड़ा और टाइम लगा लेते हैं 3 to 4 इयर्स में, ठीक है, यहाँ पे किसी भी नेशन में डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि टेलीमेडिसिन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो इट विल टेक हार्डली 2 to 3 मंथ्स और वो स्टार्ट भी हो जाएंगे और उससे रिलेटेड आप लोगों को अभी न्यूज भी मिलना शुरू हो जाएंगी। अगेन इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं दोबारा बता रहा हूँ ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है, बैक फाइनेंस का एक अपना कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा और लुक्रेटिव किस्म का कॉन्सेप्ट है कमर्शियली एज वेल एज ह्यूमैनिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है और स्पेशली वो उन सेक्टर्स को या उन नेशंस को एड्रेस कर रहे हैं जहां पर एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये दो चीजें, अफोर्ड करना और एक्सेस होना, ये दो चीजें लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए, लाइफ सेविंग मेडिसिन के लिए और वैक्सीन के लिए जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से ये एक अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट है और इससे रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी और अगर इसी तरीके से प्लानिंग रहती है तो होपफुली नेक्स्ट 3 इयर्स में 10 to 15 डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग होम बेस्ड या लोकल बेस्ड शुरू हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा वैक फाइनेंस का है, इसको कैसे लिया जा सकता है, क्या हो सकता है, ये यहाँ पे मैं आपको बस वो जो आखिरी वाला वो था वो मैं दिखा देता हूँ और ये यहाँ पे अवेलेबल है कि ये अभी सिर्फ पैनकेक स्वैप पे है और जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कॉइन गेको और कुछ जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो इसको खुद ही अडॉप्ट करेंगे। इस पे ज़्यादा जो है वो जो जो स्पेसिफिकली जो अगर थोड़ा-सा देखा जाए जो टोकेनोमिक्स की और या फिर जो थोड़ा-सा क्रिप्टो की या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये टोकेनाइज़्ड डिस्ट्रीब्यूशन की जो साइड है, वो मैंने थोड़ी-सी इनको पहले भी बताई थी आज से 3 साल पहले और उसके बाद जो है वो अभी भी थोड़ी-सी उसमें हेल्प करी है। तो बीइंग एन एम्बेसडर जो यहाँ पे जो काम है और जो अगले कुछ प्रोजेक्ट्स और भी आ रहे हैं और वो इससे भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। वो उसमें भी हम लोग पार्ट बनने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है, जो ज़ेडएक्सी को फ़ायदा है, वो सबसे पहले जो कंसिडरेशन है वो ज़ेडएक्सी की है। क्योंकि इसके अंदर क्योंकि इनका अपना टोकन है तो ज़ेडएफएल की तो इतनी यूटिलिटी नहीं है। उसकी जब यूटिलिटी बनेगी कि जो इनकी मार्केट प्लेस है या जो भी वो हमारी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाए जिसके बारे में बात चल रही है। और उस वो जब भी हो सकता है जब हमारा टेस्ट नेट जो है वो कंप्लीट हो जाए और मेन नेट के ऊपर जो है वो हम लोग बात कर सकें और दिखा सकें उनको कि क्या हो सकता है। तो वो तो एक तरफ है ही। मगर जो पूरे ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम की बात है उसके अंदर हम जो है वो ज़ेडएक्सी वॉलेट को यूटिलाइज़ कराना चाह रहे हैं। ज़ेडएक्सी वॉलेट के अंदर बाकायदा हम पूरी, क्योंकि ये बीएससी बेस्ड कॉन्सेप्ट है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, तो वो हम लेके आना चाह रहे हैं और इसको भी हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। इसके अलावा क्या फ़ायदा है? इसके अलावा जितने भी हमारे ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम में जो लोग पार्ट बनने चाह रहे हैं, उसमें जो वेक फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स आगे होने जा रहे हैं, ठीक है? उसमें कहीं न कहीं जो है वो इंश्योरेंस बेस्ड कवरेज या इस तरह की जो भी कवरेज हो सकती है या टॉप डिस्काउंट पूरे इकोसिस्टम में या फिर जो है वो इनकी मार्केट प्लेस बनती है, उसमें ईज़िली एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ये भी मिल सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे एडवांटेज हैं। कोई भी मर्जर होता है या कोई भी 2 ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, कुछ भी हो जाए, एक-दूसरे से कहीं न कहीं छोटा या बड़ा फ़ायदा ज़रूर हो रहा होता है और यही बहुत सारी चीज़ें आपस में कंसिडर की जा रही हैं और ये इसी पे ही बातचीत चल रही है और ओवरऑल जो हमारा काम है,
वो ये है कि हमें जो है वो इसको एक्सपेंड करना है ऑल ओवर द नेशंस, जहाँ पे हम लोग वैक्सीन्स की और ये जो मेडिसिन्स की है, स्पेशली लाइफ सेविंग ड्रग्स की एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बना सकें अपने लाइक द पीपल ऑफ द वर्ल्ड के लिए। क्योंकि ये कोई नेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है और ये फॉर द होल वर्ल्ड वाइड एक कॉन्सेप्ट है, जो किया जा रहा है और जिस पे वर्किंग हो रही है। तो ये थोड़ा-सा वेग फाइनेंस का था। तो अगेन इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। बाकी किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो दे कैन आस्क थ्रू chat and I will try my level best to reply it accordingly.